पॉइंट टेकन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. सो वी हैव अ स्लाइड, इफ यू कैन जस्ट go and on that slide and you will see this slide has निफ्टी की रिटर्न्स इसके अंदर लास्ट 30 इयर्स की कंप्यूट की है हमने, बैकवर्ड 1990 से डेटा करके. अगर हम इसको देखते हैं कि आपने 1 ईयर के होराइजन से इन्वेस्ट किया, 2 इयर्स के होराइजन से इन्वेस्ट किया, 3, 4, 5, 10 इयर्स के होराइजन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं. सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इन दिस इज कि 1 ईयर के अगर होराइजन से कर रहे हैं, देर आर फ्यू नेगेटिव ईयर्स. 2 इयर्स के अंदर कर रहे हैं और नेगेटिव ईयर्स हैं. जो रेड हैं, इट इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव ईयर्स वी हैव, कि उस साल के अंदर पैसा नहीं बना. सो इक्विटी के अंदर ये तो नहीं है कि हमेशा पैसा बनेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा. और अगर 3 इयर्स पे जाएं तो वो रेड्स आपके कम हो रहे हैं, मतलब जो लॉस का चांस है वो कम हो रहा है. हेलो दोस्तों, फेस टू फेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है. आपको पता होगा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फेस टू फेस विनीत जैन जी के साथ में, और उनके बारे में अगर जानना है तो कल हमने वीडियो रिलीज़ किया था विनीत के बारे में. बहुत ही इम्प्रेसिव करियर रहा आपका. यू डोंट लुक लाइक 50. काफ़ी यंग लगते हैं. ये मार्केट में काफ़ी साल से हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग. आज अच्छा विजडम डिस्कशन होगा. आज का एजेंडा है दोस्तों, हम वेल्थ क्रिएशन इन स्टॉक मार्केट with proper risk management and using options to enhance your wealth. बड़ा मज़ा. आज तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है. लंबा टर्ने का आप कंजूसी मत कीजिएगा, जितना जाना जाने दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि मैं बदनाम हूँ लंबे वीडियो कंटेंट में. पीपल हु फॉलो मी, दे आर सीरियस लर्नर्स, तो दे डोंट माइंड लंबा कंटेंट. सो वी डोंट माइंड लंबा कंटेंट एज लॉन्ग एज वी एड वैल्यू. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियरली टॉक अबाउट 3 things which should add lot of value to your knowledge and also to your portfolio. मतलब अगर आज पोर्टफोलियो में आपके मैं 5-10% ऐड ना करा के जा सकूं, so it's not, this session is not worth it. क्या so we have to try लवली क्या एजेंडा के साथ बैठे हैं, और वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स भी और आ गए यहाँ पे. सो दे विल कीप ऑन आस्किंग यू क्वेश्चंस, और आपने लिबर्टी दे दी, जितना टफ पूछ सकते हो टफ पूछो. बिल्कुल. चलिए चालू करते हैं. तो सर, लैपटॉप सामने, आप बगल में, हाँ, और मैं हूँ एकदम अलर्ट. सो जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय आई हैव ऑलवेज बीन अ फिजिक्स फैन, मैथ्स एंड फिजिक्स. सो दिस इज वन कोट which combines physics, maths, investments, wealth creation, which we have heard many times. बट वी शुड नो कि ये एक कोड जो है, ये एक वेल्थ मैनेजर या इन्वेस्टर का नहीं है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिसिस्ट, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो ही सेज कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. और ये एक्चुअली हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे को वी नॉट फिल्ड विद ऑ के वाओ क्या है. हम सोचते हैं सुना हुआ है बहुत, कंपाउंडिंग काम करता है. पर अगर आज हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि एक्चुअली कंपाउंडिंग 8th वंडर कैसे है, कैसे ये मैजिक है और कैसे मैजिक काम करता है. सो दैट शुड बी द वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वी वांट टू कवर. एंड ऑल्सो हम एडवाइस देते हैं सबको, लॉट ऑफ एडवाइजर्स दे कम, जैसे कि लंबी अवधि के लिए निवेश करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो. सो आई हैव सीन मेनी पीपल, यार ये लॉन्ग टर्म है क्या? What is long term? How do you define long term? So is there any way we can define long term क्या है? So we'll try to define what long term is, and we will try to understand ये power of compounding जो मैंने पहले बोला. और एक concept हमने बनाया है known as magic number, which actually tells you कि आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कि सिर्फ बोलने के लिए है जी बहुत पैसा बन रहा है, पर रियल में पैसा बन रहा है कि नहीं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. अगर आज आप लोग इन्वेस्ट करें, लेट अस से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ पर मंथ की, आप सिप करना शुरू करो, और आपको 25 साल बाद पता चले कि आपने जो 10-10 हज़ार रुपये लगाए थे वो कई लाख बन गए. सो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी हैप्पी. पर अगर मैं आपको बोलूं कि आज हम ये एक
मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं आज लेट अस से 2023, और आपने 15 साल के लिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और बहुत पैसा बन गया, वो 1 लाख रुपया आपका लेट अस से 6 लाख 7 लाख रुपीस बन गया, तो वन शुड बी वेरी हैप्पी, राइट? पर अगर हम 7 साल बाद जाके या 15 साल बाद जाके देखें कि आप एक मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल ही दोबारा खरीद पा रहे हो, वुड यू बी हैप्पी? मतलब यू वुड से 15 साल इन्वेस्टमेंट की और 15 साल बाद ही मोटरसाइकिल, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या? दिस इज एग्जैक्टली द मिस्टेक विच many पीपल इन द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड आर डूइंग टुडे। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं पर कितना कंपाउंड हो रहा है और कितना पैसा बन रहा है हमें मालूम ही नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म। एक पॉइंट इस पे मैं बीच में बहुत करूंगा, तो आप प्लीज बॉदर मत होइएगा। ये कंपाउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा डेटा ओरिएंटेड हो गया, ठीक है? मोटरसाइकिल का आपने एग्जांपल लिया। अब आज मुझे मोटरसाइकिल चाहिए क्योंकि मेरे को राइड करना है, मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए उस चीज़ का। करेक्ट। तो सेटिस्फैक्शन का भी तो कंपाउंडिंग होता है। अब मैं वही पैसा अगर मार्केट में लगा दूंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन का क्या हुआ? उसको तो मुझे बाइक चाहिए थी। एग्जैक्टली। तो हाउ डू आई बैलेंस बिटवीन माई नीड, करंट सेटिस्फैक्शन, माई सेटिस्फैक्शन एंड the satisfaction which I will get maybe after many years, which I probably मैं मर्सिडीज खरीद पाऊँ, बट आज मुझे जो बाइक का सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो 10 साल बाद मर्सिडीज का सेटिस्फैक्शन के बराबर नहीं हो सकता। हाउ डू आई बैलेंस दिस? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर नंबर वाइज तो बोलना बहुत ईजी है कि तुम, कई लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम ये करते, आप वो बाइक की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर, कंपनी में बाइक नहीं खरीदते और शेयर में इन्वेस्ट कर देते तो इतने पैसे बन जाते। मैं उनको बोलता अरे मुझे बाइक खरीदी थी भाई, व्हाट हैपेंड टू दैट? राइट। आप बताइए बैलेंस कैसे करें? इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई थिंक जो आपने, वो मैंने बोला था कि टफ क्वेश्चंस पूछना है, आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। बट व्हाट आई वुड वांट टू से इज दैट एक वर्ड है ग्रेटिफिकेशन, और हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन इस चीज को समझा देता है कि आप आज बाइक लेना चाहते हो कि बाद में आप 15 साल बाद बाइक चाहिए या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, तो अगर तो आज आपसे बाइक ले लिया जाए और गाड़ी का प्रॉमिस मिले 15-20 साल बाद, फिर तो आई थिंक यू वुड वांट कि ओके चलो मैं वेट कर सकता हूँ। पर अगर आपको 15-20 साल बाद बाइक ही मिलनी है, फिर तो हम क्या कहेंगे उसको, क्रूड लैंग्वेज में कहेंगे हमें तो बुद्धू बना दिया गया। सो दैट इज नॉट समथिंग विच शुड हैपन, बट उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार हैं। करेक्ट। तो अगर आज हम थोड़ी से वो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर गेटिंग फूल्ड बाय इन्वेस्टिंग, कि हमारा मोटरसाइकिल वो मैंने आज लिया नहीं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए लगा दिया और 15 साल के बाद भी वो मोटरसाइकिल ही रहे। सो दिस हैपन्स लेस टू द यंग जनरेशन, बट इट हैपन्स अ लॉट टू स्लाइटली ओल्डर, मैच्योर एंड वाइज पीपल। करेक्ट। जो समझते हैं कि रिस्क नहीं लेना। पॉइंट टेकन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. So we have a slide, if you can, just go and on that slide and you will see this slide has, Nifty की returns इसके अंदर last 30 years की compute की है हमने, backward 1990 से data करके. अगर हम इसको देखते हैं कि आपने 1 year के horizon से invest किया, 2 years के horizon से invest किया, 3, 4, 5, 10 years के horizon से आप invest कर रहे हो, तो आपको returns कैसे आ रहे हैं? So what is interesting to note in this is कि 1 year के अगर होराइजन से कर रहे हैं, देर आर फ्यू नेगेटिव ईयर्स, 2 years के अंदर कर रहे हैं और नेगेटिव ईयर्स हैं, जो रेड हैं इट इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव ईयर्स वी हैव, कि उस साल के अंदर पैसा नहीं बना. सो इक्विटी के अंदर ये तो नहीं है कि हमेशा पैसा बनेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा. और अगर 3 years पे जाएं तो वो रेड्स आपके कम हो रहे हैं, मतलब जो लॉस का चांस है वो कम हो रहा है. 4 में और कम हुआ, 5 में और कम होगा. अगर इसको समराइज करेंगे, अगर आप ये ग्राफ देखते हैं, इट गिव्स यू एन आइडिया. जो रेड एरिया है दैट इज द पोटेंशियल लॉसेस दैट वी विल डू. पर 1 year 2 year के अंदर कम रेड हो रहा है, 3 में और कम हो गया, 4 में और कम, 5 में इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड 6 to 10 years में इट इज नेग्लिजिबल, नियर जीरो. सो वी कैन, अब आपसे ही मैं पूछूंगा कि लॉन्ग टर्म क्या है. आपको दिख रहा है कि ये जर्नी अगर है 1 year की, किसी की 2 year की, 3, 4, 5, रेड्स बता रहे हैं कि लॉस के चांसेस कितने हैं एंड ग्रीन्स बता रहे हैं कि चांसेस नेग्लिजिबल हैं. सो व्हाट वुड यू से
इज लॉन्ग टर्म। मिनिमम 6 साल। सो 5 साल के बाद नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है दैट यू लूज मनी। सो एनीथिंग अबव 5 वुड बी अ ग्रेट वे टू एंश्योर कि हमारे को लॉसेज ना आए। सो दिस इज, अब रिस्क को हम डिफाइन करना चाहते थे कि रिस्क कैसे कम करें। सो प्राइमरी तरीका क्या है? अब देखो, इक्विटी के अंदर हम कह रहे हैं रिस्क ज़्यादा है, एफडीज के अंदर 7-8 मिलेगा, टैक्स भी पड़ेगा 30%, इक्विटी के अंदर 12-13-15% मिल सकता है, और टैक्स भी लॉन्ग टर्म टैक्स कम है। पर 5 years, anything above 5 years, we have huge chances of making that return of 11 to 12%. So Nifty has on an average been giving a return of 11.7%. तो अगर हम 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज ह्यूज। तो अब ये एक रिस्क कम करने का तरीका बड़ा सिंपल ये है कि आप लॉन्ग टर्म को हम 5 years प्लस पे डिफाइन करते हैं, तो लॉसेस के चांस कितने हैं? बहुत कम। तो हमने क्या किया, रिटर्न को तो अपने फोकस किया, पर रिस्क को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज द थॉट प्रोसेस वी हैव नाउ इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सही है। सेकेंड इजी वे टू रिड्यूस रिस्क इज डाइवर्सिफाई। एक तो देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रोपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, बिकॉज इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं बड़े हैं और वो बड़ी कंपनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी के स्टॉक्स के साथ साथ डाइवर्सिफाई भी कर दें, तो अगर 1-2 स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिर भी जाते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आएगा। सो अगर हम लॉन्ग टर्म के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी कर दें, इट इज़ फर्दर गोइंग टू रिड्यूस रिस्क इन अ ग्रेट वे, एंड जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी बच जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आपने 4-5 स्टॉक में लगाया, 2 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2 स्टॉक्स ने खराब दिया। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू विल अगेन एंड अप reducing risk on your portfolio, because the portfolio is very much diversified in different industries, different sectors, different companies. तो मोटा मोटी अगर कोई सॉरी निफ्टी में इन्वेस्ट करता है तो डाइवर्सिफाइड ही हो गया, और अगर टाइम बढ़ा ले 5-6 साल कर दे तो टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी ऐड हो गया, तो उससे पैसा तो बन ही जाएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्या चांसेस हैं हमारे कि अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं 1 year, 2 year, 3, 5, 10 year होराइजन में क्या है। तो ये जो अगर आप चार्ट देखेंगे ध्यान से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट सेकेंड ईयर इज डूइंग। फर्स्ट ईयर में लॉस के चांसेस 1 साल होराइजन के 25%, सेकेंड ईयर रिड्यूस हो रहा है ग्रेजुअली, पर सेकेंड ईयर में 32% चांसेस हैं, विच इज़ अ थिंग टू बी नोटेड एंड रिमेंबर्ड, बिकॉज दिस शोज कि स्टॉक मार्केट के जो हम बोलते हैं ना, रिटर्न्स लीनियर नहीं है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर जाएगी, जब मार्केट नीचे जाएगी तो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जाएगी। सो सेकेंड ईयर में आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि 25 नहीं, चलो 20% प्रोबेबिलिटी है, पर इट गोज टू 32%। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो मार्केट कर रही है, जिस साइड पे भी जाएगी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा करेगी, बट हाउ डू यू नो कि कब ज़्यादा कर रही है, कब कम कर रही है। सो इन आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू एक्चुअली सी कि कैन वी आइडेंटिफाई मार्केट कब ज़्यादा जा रही है और कब खराब, एंड कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि इसको हम क्या ये कंक्लूड कर सकता है कि हम आज अगर पैसा डाला है मार्केट में, तो चांस है कि 2 साल बाद ये 32% डाउन हो जाएगा। राइट, डेटा यही बोल रहा है। करेक्ट। ओके, तो अगर आज डाला है तो हमको माइंड में रखना पड़ेगा कि हम 5-6 साल के लिए डाला है, क्योंकि दूसरा साल इतना नेगेटिव देख के फिर हालत खराब हो जाएगी, अरे 32% लॉस हो गया। सो दिस इज नॉर्मली जो हम जब एडवोकेट करते हैं कि मार्केट में कभी भी पैसा लगा दो, एनी टाइम आप लगाओ पैसा, आपका पैसा बनेगा, पर एनी टाइम लगाओ, 5 साल के होराइजन से कम अगर है तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है। सो वी हैव टू नो, अब पैसा लगाना है तो क्वेश्चन बहुत जनों का आता है कब पैसा लगाएं और कब पैसा निकालें। सो लॉन्ग टर्म अगर 5-10 ईयर्स का होराइजन है, देन वी कैन से कि आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी लॉस नहीं आएगा। पर अगर हम ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो 2 कॉन्सेप्ट जिन पे हम अभी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट। सो वन इज आपका कॉफ़ी आ गया। थैंक यू। रिकॉर्ड करते करते ही कॉफ़ी पिला दिया मैंने। थैंक यू सो मच। सो अगर हम रिस्क पूछें दोबारा, अभी हम रिस्क की बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू डिफाइन रिस्क क्या है। हमने कहा रिस्क कम हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, रिस्क कम हो सकता है अगर आप डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स प्रॉपर्ली उसको डाइवर्सिफाई करो। रिस्क
लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सो लॉट ऑफ पीपल डिफाइन रिस्क ओनली एज वॉलेटिलिटी. Measure of risk is volatility, but that is not true. So I'm going to quote, Michael Price, which I particularly like the definition of risk that he's giving. The goal is to make good returns with less risk. Risk is not the same as volatility. It is very hard to measure risk. So we are trying to define कि risk कैसे define करें, कैसे measure करें. हाँ सर, मेरा क्वेरी था कि जो रिटर्न दिखा रहे थे कि सेकेंड ईयर में, आप प्लीज़ एक बार वो शो कर सकते हैं सर कि सेकेंड ईयर में जहाँ पे 32% चांस है लॉस होने का. हाँ. तो उस स्लाइड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था मेरा सर. हाँ, तो इसमें अगर 32% चांस हो रहा है कि सेकेंड ईयर में अगर मेरा ड्रॉडाउन होने का, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मेरा लॉस कम हो रहा है, तो उस टाइम अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूँ तो मेरे को और ज़्यादा हेल्प करेगा. स्पेशली टाइमिंग द मार्केट. एक्सीलेंट. सो यू वांट टू टाइम द मार्केट. हाँ, अगर फॉलो करे बाई चांस अगर सेकेंड ईयर में ही मेरा लॉस ज़्यादा आ जाए, तो उस टाइम कितना मेरा एलोकेशन उसी निफ्टी में बढ़ा दूं कि जिससे मेरे को बेनिफिट और जल्दी मिल जाए, 6 साल तक वेट ना करना. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. सो रिस्क को रिड्यूस करने का, जैसे हमने बोला, पहले लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, दूसरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का साइकिल देखना कि मार्केट कहाँ पे चल रही है. सो मैनी पीपल वुड नॉट, जिनको समझ नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है मार्केट की, उनके लिए सिप इज़ अ वेरी गुड फार्मूला, लॉन्ग टर्म के लिए करते जाएं. पर अगर आप ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, आप मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, कीन भी हैं, और आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो अगर कुछ ना कुछ करना ही है तो गलत क्यों करें? समझ के अगर हम ठीक करें तो रिटर्न को एनहांस करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इज कि ये मार्केट के अंदर इमोशन साइकिल क्या है. मार्केट इमोशंस हमें सबको पता है, बिजनेस मार्केट्स का साइकिल चलता है, 3 to 7 ईयर्स का साइकिल चलेगा. मार्केट ऊपर जाएगी, बिजनेस ऊपर जाएगा, वाइस वर्सा, बिजनेस ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा. बिजनेस विल गो स्लो, मार्केट उसको फॉलो करेगी. कभी प्रीएम्प्ट करती है, कभी फॉलो करती है, किसी भी तरह से है. सो अगर हम कुछ जो हमारे गुरुज हैं, अगर हम उनकी बात को ध्यान से समझें, वी कैन एक्चुअली टाइम द मार्केट ऑल्सो. पर अगर मैं आपसे पूछूंगा, अभी हमारा वॉरेन बुफेट जी का कोट है, बहुत पुराना है, आप सबने सुना होगा, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब समझेंगे आप? देन वी हैव अनदर कोट बाय चार्ली मुंगर, मोस्ट पीपल आर टू फ्रेटफुल, दे वरी टू मच. सक्सेस मीन्स बीइंग वेरी पेशेंट बट अग्रेसिव व्हेन इट्स टाइम. सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? क्या बोलेंगे आप? मोस्ट ऑफ अस वुड से, बाय चीप सेल डियर, कि जब सस्ता हो तब खरीदो, जब महंगा हो तब बेचो. बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. इसके अंदर फ़र्क, अगर हमने वो 5-10% कैगर ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, देन वी विल हैव टू वेरी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो. इन द स्लाइड्स, so this is what I believe more money can be made if we understand our emotions better than we understand the market. मार्केट की समझ अलग है, पर क्या इमोशन से हम प्ले कर रहे हैं, हमें फोमो हो रहा है, ग्रीड हो रही है, फियर है. अगर हम अपनी इमोशंस को समझ पाएँ, हमें खुद ही आंसर मिलेगा कि मार्केट की टाइमिंग कैसे करनी है. एंड गोइंग फॉरवर्ड, सो दिस इज़ वन पर्सन, जेसी लिवरमोर, ही इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स एवर. सो अगर हम इनका ये भी एक जो इनका कोट है, ह्यूमन साइड ऑफ एवरी पर्सन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द एवरेज इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर. मतलब जो हमारी ह्यूमन इमोशंस हैं, वही हमारे को सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान करा सकती हैं. सो इन द नेक्स्ट 4 स्लाइड्स यू विल सी फॉर योर सेल्फ कि कैसे ये मैजिक हो रहा है और ये इन गुरुज ने क्या कहने की कोशिश की है. ओके. सो दिस इज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस. इसके अंदर अगर आप देखेंगे बड़ी क्लियरली, ये एक मार्केट का साइकिल है. ऑप्टिमिज्म से एक्साइटमेंट, थ्रिल, यूफोरिया, एंग्जाइटी, डिनाइल, फियर. कैसे पहले पॉजिटिव इमोशंस हैं विच लीड अप टू यूफोरिया, ऑलमोस्ट पागलपन, इतना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती है. और फिर जब डाउनवर्ड जाती है तो भी वही हाल है, फियर, पैनिक, कैपिटुलेशन, डिप्रेशन. और मोस्टली क्या करेंगे हम इसको एग्जिट जब मार्केट करेंगे हम, चलो लेट अस गो. सो दिस इज द कॉमन जोन फॉर बाइंग फॉर मेनी पीपल. अभी हम लोग कहाँ हैं? सो आई वेरी क्लियरली फील, बिकॉज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है बिजनेस सेंटिमेंट का और स्टॉक मार्केट का.
बिकॉज बिजनेस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी काफ़ी बिजनेस स्लो ही चल रहा है। सो अगर आप नंबर्स वगैरह भी देखेंगे, बैंकिंग के अच्छे आ रहे हैं, डिफेंस और अच्छा कर रहा है, पर बाकी सब इतना बढ़िया नहीं चल रहा। सो या विवेक, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन यू आस्क्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से हम कहाँ हैं, बट सिंपल अगर मैं आपकी टीम से ही पूछूं, आपसे पूछूं, अभी रिटेल क्या बोल रहा है, पैसा बनेगा कि नहीं? रिटेल तो भर भर के बोल रहा है बहुत पैसा बनेगा, सब काम धंधा बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया मेरा दोस्त लोग। अब बोला हम शेयर बाजारी करेगा, हम फैक्ट्री बंद कर दिया। अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, रिटेल सब बोल रहा है कि निफ्टी 22,000 जाएगी। जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या बोला है, वी हैव सीन कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट आई कि स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। HDFC ने टाटा म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप के अंदर सिप्स बंद कर दी। देयर हैव बीन अदर पीपल हु आर सेइंग कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर फंडामेंटल चेंजेस कोई ज़्यादा नहीं आए हैं, पर रिटेल स्टिल सेज कि नहीं, हमें ज़्यादा पता है। जो इन्फॉर्म्ड फंड मैनेजर्स हैं वो बोल रहे हैं मार्केट ठीक नहीं लग रही है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप, पर रिटेल बोल रहा है कि नहीं, आपको क्या पता, हमें ज़्यादा पता है। सो व्हाट इज दिस साइन? दीज आर साइंस ऑफ यूफोरिया, वो पागलपन, वो नशा कि ग्रीडीनेस के इतना पैसा बन रहा है कि वी डोंट केयर। एक एक्सपर्ट भी अगर कोई एडवाइजर एडवाइस दे रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, हमारा पैसा आप डालते जाओ। और लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खराब स्टॉक में भी लिक्विडिटी आएगी तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा, और अगर अच्छे स्टॉक से भी लिक्विडिटी निकलेगी तो वो नीचे गिरेगा। सो लिक्विडिटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव सीन के फंडामेंटली कुछ भी हो, लिक्विडिटी फंडामेंटल्स को बदल देती है। समझ गए। खराब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगा तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा। तो अभी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लेकिन हम टाइमिंग नहीं कर सकते हैं, चलता रहेगा। पर मेरा गेस है, कीपिंग इन माइंड जो FMCG वैल्यूएशंस हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की जो वैल्यूएशन है, 40p, FMCG में टॉप लाइन देखिए आप, 15% 20% तो आ ही नहीं रहा किसी का। फिर भी 80p, जब 40p के वो थे तब सब कहते थे जी अगले 25 साल ये 15% कंसिस्टेंट कंपाउंड ग्रोथ करेंगे, तो मैं इनकी पी 80-100 की दे रहा हूँ। पर अभी 2 साल से 1 साल से क्या हो रहा है, लास्ट 4 क्वार्टर्स कोई 15% ग्रो कर रहा है? हार्डली एनीबडी। सो इज दैट 80p स्टिल वैलिड? प्रोबेबली नॉट। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 15, 20, 25p मिलते थे, कितने पीज हैं? 40, 50, 60 पीज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चल रही है। कमोडिटीज के अंदर 6 to 8p रेशो होता था, 10, 12 मान लो, 15, 20 कमोडिटी कंपनीज की पी रेशो चल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज द मार्केट इज वेरी वेरी हाई। ओके। सो एंड अगर हम इसको अब जाएं आगे, जो ग्रीड जोन के अंदर अगर हम खरीदते हैं तो क्या चांसेस हैं ज़्यादा, पैसा बनने का या गंवाने का? गंवाने का। सो व्हाट वुड अ स्मार्ट इन्वेस्टर डू? वेयर वुड दैट पर्सन बाय? ऑफ कोर्स जब फियर है। अब आप कहेंगे फियर कैसे मेजर करें? सो आई विल से देयर आर 2 sites that also measure the fear for you, fear and greed index। एक तो CNN की है, एक टिकर टेप है जो कई पैरामीटर चेक करते हैं और वो बता देते हैं कि फियर चल रहा है मार्केट में या ग्रीड चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखेंगे, हम पीक पे चल रहे हैं, सो थोड़ा ग्रीड ज़्यादा है, सो इट इज़ नॉट अ फेयर जोन। और हम वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि जब आप खुश हैं आप हमेशा स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं। अगर आप खुश हैं हम कहेंगे चलो ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, पर जब दुखी है क्या होता है? वुड यू वांट टू गो आउट एंड बाय? नो, यू विल से नहीं यार मेरा तो मन नहीं है। आपके घर में कहेंगे खाना खा लो, मेरा खाना खाने का भी मन नहीं है। पर जब आप खुश हैं आपने 2 रोटी की जगह 3 रोटी 4 रोटी खा लेंगे आप। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जब मार्केट तेज़ी में इतना पैसा बन रहा है, सब बहुत खुश हैं, क्या कर रहे हो? दे आर बाइटिंग मोर, पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगाओ। और जब मार्केट करेक्ट करती है क्या होता है? जो हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर ही है कि इफ़ आई एम सैड, मैं कुछ नहीं करना आता, मैं कहूँगा नहीं मैंने मिलना नहीं, मैंने घूमना नहीं, मैंने खरीदना नहीं। सो अगर हम ये 3 कोटेशंस जो हमने पहले सुनी थी, एक वॉरेन बुफे की, बी फेयरफुल व्हेन मार्केट इज ग्रीडी, एंड चार्ली मुंगर सेइंग बी अग्रेसिव व्हेन इज द टाइम, और थर्ड जैसी लिवरमोर हु सेज दैट हमारा ह्यूमन नेचर ही सबसे ज़्यादा
हमारे रिटर्न्स के अगेंस्ट काम करता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम खुश हैं हम ज़्यादा स्टॉक में पैसा लगाना चाहेंगे, पर जब हम लूज़ कर रहे हैं हम स्टॉक्स में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट ख़राब है, पैसा मत लगाओ। बट दिस इज़ द एरिया ऑफ पुटिंग मनी इन the market, when the markets are cracking, when they are crashing, when there is fear on the street. So coming to अब हम वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, क्रेजी रिटर्न्स कैसे बनाएं। So if you see the previous slide, this is the buying zone, but what Warren Buffett says by when he says greedy and when Charlie Munger says aggressive, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट करेक्ट कर रही है आप 10,000 नहीं करेंगे, you are going to be greedy that time. You are going to increase the position size. Normally हम क्या करेंगे, हम कम कर देंगे, हम कहेंगे सिर्फ रोक दो, पर नहीं, that is the time to put lump sum money, because वहाँ पे आपको 50% की possibly डील मिल रही है। The same stock that was 100 is probably available for 50, 60, 70, 30, 40, 50% discount है। तो when should we buy more? When the things are in discount. So we have to understand कि wealth creation के अंदर जो ये हमने risk identify किया है, so we have to keep all these things in mind, invest for long term, diversify portfolio, and if you can time the market as per greed and fear cycle, you are going to make crazy returns. So what is important now to understand, जो हम बात कर रहे थे कि मोटरसाइकिल आपको 15 साल इन्वेस्ट किया और उसके बाद ही मोटरसाइकिल मिल गया, how to ensure कि हम वो गलती ना करें। So it is very important to understand the concept of magic number. बड़ा सिंपल है, the number in percent by which the business or investment growth rate has beaten the inflation growth over a long term. For example, मेरा business 10% ग्रो कर रहा है हर साल और इन्फ्लेशन 7% की है, so I am doing fairly well, 3% इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हूँ, मेरी वेल्थ क्रिएशन 3% से हो रही है। पर अगर मेरा बिजनेस 10% ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन भी 10% की है, एम आई डूइंग अ ग्रेट जॉब? नो, मेरा मोटरसाइकिल वो 15 साल के बाद भी मोटरसाइकिल ही रहेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इन्फ्लेशन 7% है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स का कितना गैप है इन्फ्लेशन के साथ। सो अगर हम एफडी के अंदर, मैं 2 एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं, एक है वेल्थ प्रिजर्वर का, एक है वेल्थ क्रिएटर का। सो इफ़ वी सी वेल्थ प्रिजर्वर में कौन आएगा, वेल्थ प्रिजर्वर के अंदर लेट्स से मिस्टर ए, वो कह रहा है कि यार मैं तो वेल्थ प्रिजर्व करना चाहता हूँ और मैंने अपना पैसा उठा के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट के अंदर और एफडीज में लगा दिया, 7 से 10% का रिटर्न है। प्री टैक्स 7 to 10% प्री टैक्स रिटर्न, एंड देन वी हैव अनदर गाय हु सेज आई वांट टू क्रिएट वेल्थ, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लूँगा, मैं डेट में भी लगाऊंगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगाऊंगा और इक्विटी में भी लगाऊंगा, मिक्स करके थोड़ा पैसा लगाऊंगा। और लेटस से इन्होंने, मिस्टर ए ने, उसने सारा जिसने एफडी में लगाया तो उसका रिटर्न 8% आया। सो अब इन्फ्लेशन कितनी है? 7। व्हाट इज द वेल्थ ही हैज क्रिएटेड? 1%। पर अभी गवर्नमेंट कहेगी ऐसे कैसे, मेरा टैक्स कहाँ है? सो एफडीज के अंदर, इफ स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट, 30% टैक्स भी लगेगा आपको और आपका रिटर्न रह जाएगा, लेट अस से 30% टैक्स पड़ा तो 5.6% रह गया। तो अब आप ये बताइए, 5.6% एफडी के अंदर पैसा क्रिएट हो रहा है, 7%, 7.5% की इन्फ्लेशन है, इज दैट पर्सन क्रिएटिंग वेल्थ और डिस्ट्रॉइंग वेल्थ? वेरी क्लियरली डिस्ट्रॉइंग वेल्थ। एंड दूसरी तरफ है हमारा जिसने एफडीज बहुत की और थोड़ा कुछ मिक्स इक्विटी कर लिया, लेट अस से उसका एवरेज रिटर्न उसने 20% इक्विटी में लगाया और रिटर्न आ गया उसका 10%। पोस्ट टैक्स लेट अस से 9-10% रिटर्न आया, इक्विटी पे 10-12 लगेगा लॉन्ग टर्म में और एफडीज पे दोबारा लगे तो पोस्ट टैक्स अराउंड 8-9% रिटर्न आया। व्हाट इज द काइंड ऑफ वेल्थ ही हैज क्रिएटेड? 1 or 2% ओवर इन्फ्लेशन। इज इट अ बिग नंबर? नो। तो अगर हमने रियल वेल्थ क्रिएट करनी है, इज इट पॉसिबल या इम्पॉसिबल? लॉट ऑफ पीपल विल से फिर पैसा बनेगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। So we have to understand that stock market is the only way to create huge wealth, जहाँ पे 15% के रिटर्न आ सकते हैं और 15 से भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर हम ग्रीड एंड फियर साइकिल को समझें। और 4th पॉइंट विच आई वुड वांट टू से, जो हम अपने फंड में भी करते हैं, हम हमेशा 25 to 50% कैश पोजीशन के अंदर रहते हैं
कि कभी भी मार्केट करेक्ट करे, एक हमारा माइंड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वी शुड बी हैप्पी कि मार्केट करेक्ट कर रही है, पैसा है लगाने को, हम पैसा लगा पाएँ, यू नो। एंड सेकेंड, इफ़ यू आर ऑल इन, सारा पैसा ही इक्विटी में लगा हुआ और मार्केट नीचे आ रही है, आप क्या करेंगे? यू आर हेल्पलेस। कैन यू इंक्रीज द मनी, बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट गोज डाउन? नो, पैसा ही नहीं है आपके पास, तो ग्रीडी कहाँ से होंगे? आप कहेंगे पैसा ही नहीं बचा, मैं तो एक रोटी भी नहीं खा पा रहा, 4 रोटी कैसे खा लूँगा? यू नो, सो वन हैज़ टू हैव सम मनी दैट इज ऑलवेज पुट असाइड इन, यू नो, दीज वेल्थ प्रेजर्वेशन में, एफडीज में या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर कहीं पे पैसा होना चाहिए, सो दैट इन केस द मार्केट करेक्ट आई शुड हैव मनी टू पुट इन द मार्केट. एंड if you have a trouble of 20% loss in the stock market, please don't look for wealth creation, don't look for stocks. Stock market is not for you. अगर आपने wealth create करनी है तो आपको कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा और वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि किसी भी लेवल पे मार्केट में आके लगा दिया आपने. यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइम पे मार्केट के अंदर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट सिप्स के अंदर करनी है, कितनी रेगुलर चलेगी. पर येस, this portion of the funds I would want to reserve that in case there is a big correction, I should have these funds available to put a lump sum amount at that time. So 3 things, you know, which we are trying to understand कि क्या हैं जिससे हम real wealth create कर सकते हैं. एक जो हमने मैजिक नंबर समझा, जिसके अंदर मैजिक नंबर के अंदर हमने कहा कि इन्फ्लेशन से कितना बीट कर रहा है हमारा पोर्टफोलियो, कितनी इन्फ्लेशन है. दूसरा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्क, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म, 5 साल से ऊपर कुछ लॉन्ग टर्म है. मार्केट इमोशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कि कब फोमो हो रहा है, कब फियर है, कब ग्रीड है, और ग्रीड के वक्त पैसा थोड़ा सा विड्रॉ करना और फियर के वक्त पैसा लगाना. अगर पोजीशन साइजिंग फियर में ज़्यादा करेंगे तब ग्रीडी होंगे. ग्रीडी का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल 10,000 लगाता हूँ 10,000 ही हो, तब मेरे पास 40-50,000 जो पड़ा है मेरे को सारा पैसा लगाना है उसके अंदर. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सारी दुनिया बात करती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज 8th वंडर. ये है क्या? इज इट एक्चुअली, यू नो, सम बिग थिंग कि ये एक्चुअली 8th वंडर है? सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या. इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल. सो इसको हम 100 रुपीज़ का भी ले सकते थे, हमने थोड़ा एग्जैजरेट करने के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ले ली है. सो लेट अस से, यू नो, वी इन्वेस्ट 1 करोड़ फॉर 25 ईयर्स एट 8%. अभी हमने सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए, एफडी के अंदर डाल दिया और एफडी में भी 8 से कम मिलता है, पर लेटर से हमारे को 8% मिल गया. इन 25 ईयर्स दिस अमाउंट बिकम 6.84 करोड़. अगर आप इसको पोस्ट टैक्स कर देंगे, दिस अमाउंट विल रिड्यूस टू समथिंग अराउंड 4 करोड़. 25 साल के अंदर 1 करोड़ का 4 करोड़ बनेगा. पर अगर यही हमने मार्केट को थोड़ा टाइमिंग की, मार्केट इमोशन स्टडी किया कि हमने कब ग्रीडी होना है और कब फेयरफुल होना है, और अगर हम उस हिसाब से, लेट अस से, यू नो, वी आर एबल टू मैनेज अ रिटर्न ऑफ 15%, विच इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी टफ. लोग कहेंगे ऐसे थोड़ा बनता है, बिल्कुल नहीं बनता. यू विल हैव टू बी फेयरफुल एंड ग्रीडी, बट इफ़ यू कैन डू दैट एंड, यू नो, टारगेट अ रिटर्न ऑफ 15% कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म, द अमाउंट इज 32 करोड़, विच इज़ 7 टाइम्स और रफली 10 टाइम्स अगर पोस्ट टैक्स एफडी के रिटर्न से कंपेयर करें जो इक्विटी में बन सकता है, 10 टाइम्स. सो व्हाई वी हैव टेकन 25 ईयर्स. एक जनरेशन है ये. अगर आप अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं कि हमने रियल वेल्थ क्रिएट करनी है, सो ऑलमोस्ट 7 to 10 टाइम्स का फ़र्क पड़ा है. जहाँ पे आपका विवेक क्वेश्चन था कि हम मोटरसाइकिल डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पावर क्या है, तो यहाँ पे आपकी वो मोटरसाइकिल एक गाड़ी भी बन सकता है, और एक गाड़ी एक, यू नो, मर्सिडीज़ बन सकती है, नॉर्मल गाड़ी. सो दिस इज़ वेयर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़, वेयर वी मिस कि हम एक्चुअल रिटर्न्स इतने जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं. और ये तभी होगा अगर हम मार्केट को टाइम कर सकें. सो जो आदमी इसके अंदर टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा, उसके लिए इट इज़ सिंपल, आप सिप करो और 11-12% एम करो आप लॉन्ग टर्म में. बट अगर आपको है कि नहीं, मैं समझदार हूँ, आई अंडरस्टैंड फाइनेंस एंड आई वॉन्ट टू लर्न, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप थोड़ा सा पैसा बचाइए और मार्केट टाइमिंग की कोशिश करो कि जब मार्केट नीचे जाए, यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर बेट्स एंड एम एट दिस क्रेजी नंबर. आप 18 का देख लीजिए, अगर 18% रिटर्न आ रहा है, 62 करोड़, कहाँ 4 करोड़ और कहाँ. तो लगेगा. हाँ, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी में तो लगेगा नहीं, वो एक लास्ट में आपको लगेगा जब आप अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं. सो दैट विल बी 10% टैक्स वन टाइम. बट एफडीज के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर 1 करोड़ आप जो पैसा लगा दिया वो 18% रिटर्न आएगा. आपने वन टाइम पैसा लगा दिया इसलिए अज्यूम करें 18% आएगा. हाँ, सो दिस इज एन
assumption only कि हम इसके अंदर मार्केट टाइमिंग भी कर रहे हैं. दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू शो कि अगर हम टाइमिंग करके अपना रिटर्न सिप से जो 12, 13, 15 का आ रहा है, हम टाइमिंग करके थोड़ा उसको बढ़ा सकें, यू नो, व्हेन द मार्केट, बिकॉज देखिए आपको जो मार्केट है 30-40% करेक्ट कई बार करती है. आपके अभी किसी ने पूछा भी था कि अगर 40% मार्केट करेक्ट कर रही है, दैट इज द टाइम यू शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग योर बेट ग्रेजुअली. स्टैगर्ड वे में अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, वही रिटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन के अंदर वो 5% कैगर तक ऐड कर सकता है बहुत आराम से. सो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू शो कि मार्केट टाइमिंग फॉर स्मार्ट पीपल इज इम्पॉर्टेंट. एंड ये प्री पोस्ट टैक्स का अगर हमने लिया है 5.6% का 4 करोड़ बन रहा है, एंड 15% पे 32-33 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट 8 times. तो दिस इज़ अ बिग नंबर. एंड इमेजिन ये हम एक जनरेशन नहीं 2 जनरेशन पे करें. यू नो, आई प्लान इट फॉर माई सन. आज मेरा सन हुआ अभी, ही इज जस्ट बॉर्न एंड आई से ओके, यू नो, आई गिव 10,000 की सिप में इसके लिए आज कर रहा हूँ. तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है कि 2 जनरेशन्स के अंदर अगर 8 times हो रहा है, 50 years के बाद 2 जनरेशन में 64 times वेल्थ होगी उसकी. और ये मैं 64 times मनी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 64 times ओवर अगर आपने एफडी में किया होता है. पैसा तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, पर द गैप इज बिटवीन के हम एफडी में डाल रहे हैं और हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके इक्विटी में डाल रहे हैं. 2 generations के अंदर द गैप वुड बी 64 to 100 times, 2 zeros का गैप, विच इज़ अ ह्यूज गैप. वो आपकी जो मोटरसाइकिल था, आपकी 2 generations के बाद वो एस क्लास मर्सिडीज बन जाएगी, BMW 7 सीरीज बन जाएगी. तो दैट इज द डिफरेंस. एक जनरेशन एंजॉय नहीं कर पाया ना भाई. नहीं, तो हमने ये नहीं करना कि हमने एंजॉय कुछ करना ही नहीं है. हम अपना एंजॉय करके बैलेंस करें और कुछ जितना हम डिवोट कर सकते हैं. व्हाट वी डू इज, हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगाओ, पर उसको टाइम अगर आप समझ सकते हैं मार्केट में कब ज़्यादा लगाना है, वो थोड़ा एक ज़रूर रखो कि सेव करके हम उस टाइम पे उस मार्केट के अंदर ज़रूर लगाएं. बिकॉज आप आज सेटिस्फाइड नहीं हो तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो है, कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी वो मिलेगा. करेक्ट. अगर हम सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं है तो यू नो वी कांट एक्सपेक्ट कि ज़्यादा मिलेगा हमें. सो यू हैव टू सेक्रीफाइस अ बिट, बट यू हैव टू सी कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं एंड कितना लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, अभी का जो जनरेशन है वो तो सेव करता नहीं है, वो तो EMI जनरेशन है. So I don't know. I have seen lot of people, especially you know in our office also, if we talk to them and if they understand कि ये वाकई वेल्थ क्रिएशन, क्रेजी वेल्थ बन सकती है, तो मोटिवेशन चाहिए ना. तो सेव करते हैं आपके ऑफिस वाले? वो जरूर सिप्स के अंदर उन्होंने डाला हुआ है, डाल रहे हैं पैसे. पर ये हमारा फर्ज बनता है वे कि आपका काम, मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना कि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आपको ज़्यादा मिलेगा. अगर वही मेरा मोटरसाइकिल ही बनेगा, फिर तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. सो इट इज़ आवर जॉब टू टेल देम कि ओके गाइस, दीज आर द फ्यू मंत्रास. आप इन्फ्लेशन को समझो, आप कब मार्केट टाइमिंग को थोड़ा समझो. अगर आप उसको करके ज़्यादा ग्रीडी ना हो, और ग्रीडी तब हो जब मार्केट में कोई पैसा नहीं लगा रहा, तब ये चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल है. डन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब ये मेन चीज़ जो अब आपने कहा मैं स्ट्रेटजी बताऊँ कि भाई ये कैसे पैसा बन सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में. सो दिस इज़ यू नो आई वुड वांट टू कमेंट, ये बड़ा मुश्किल काम था. एक नीड, आज इन्वेस्टर की नीड, वी हैव बीन इन्वेस्टर्स, यू नो आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर मोर देन 34 years नाउ, एंड हमारी नीड क्या है? इफ़ आई आस्क यू, यू नो वी आर एन ऑडियंस हेयर, कि 2 नीड्स होती हैं अलग अलग लोगों की जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं. वो कहते हैं जी मार्केट को आउट परफॉर्म कितना कर रहे हो आप, मार्केट 10 गई, आपने क्या किया, यू नो व्हाट इज़ द रिटर्न यू हैव गिवन. और दूसरा इन्वेस्टर कहता है कि मेरे को सर रिटर्न कितना मिलेगा. तो आप इन्वेस्टर के नज़रिए से, मैं एक अगर कॉमन आदमी से पूछूं, आप क्या कहोगे इंपॉर्टेंट, मैं मार्केट को आउट परफॉर्म करूं या मैं रिटर्न जनरेट करूं? व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? रिटर्न जनरेट करना. रिटर्न जनरेशन. सो जब हमने देखा कि हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में इतना जनरेट कर रहे हैं, तो मेरा, बिकॉज फैमिली ऑफिस के अंदर यू नो वी हैड डिफरेंट, माई ब्रदर, माई यू नो माई स्पाउस, माई चिल्ड्रन, माई मॉम, उनके अलग अलग अकाउंट. तो हमने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी यूज़ की, पैसा क्रिएट किया, पर इट इज़ हेडेक. क्योंकि 7 अकाउंट इक्विटी के लोगे, 7 अकाउंट डेरिवेटिव के लोगे, तो यू नो यू विल गो क्रेजी. हाउ विल यू मैनेज 14 अकाउंट्स? इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने कुछ फंड मैनेजर से बात की. मैंने कहा अगर आप इस तरह का कोई पोर्टफोलियो शुरू कर दें, वी आर जनरेटिंग डिसेंट रिटर्न्स, 15 to 30% रिटर्न हमारे एनुअलाइज आ रहे हैं,
तो अगर आप कोई ये इस तरह का फंड शुरू कर सकें तो हमारा काम इजी हो जाएगा। मेरे को हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी जो फीस है वो लो, पर एटलीस्ट माई हेडेक विल नॉट बी देयर। सो मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आई टॉक टू वर लाइक आई ऑलमोस्ट फेल्ट as this idea does not exist at all and कोई idea है ही नहीं है। Then I've been very fortunate. One of my batchmates, he was the country head of a very big international fund. So I met him personally. मैंने कहा Nitin, I'm coming to meet you personally and you have to let me know because I feel stupid. I feel foolish कि हम ये 15-30% बना रहे हैं पर कोई भी फंड मैनेजर को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसने कहा okay, let's meet and I met him. And he said, this is a great strategy and it makes great money. Then why does nobody have it? He says, tell me, आपने 3 साल बड़ा अच्छा पैसा बनाया और चौथे साल मार्केट 30% ऊपर चलेगी और आपका कितना बनेगा? मैंने कहा शायद 30 बना रही है तो हम कम रह जाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक ये रिस्क है कि मार्केट बहुत तेज जा रही है तो हमारा रिटर्न मे बी 20-25 पे कैप रह जाएगा क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन राइटिंग की हुई है। तो उसने कहा ठीक है, आपका 5% कम होगा, वुड यू बी हैप्पी? मैं कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, 20-25 फिर भी बन रहे हैं, 30 नहीं बने तो आई विल बी हैप्पी। तो कहता व्हाट विल हैपन टू द फंड मैनेजर? मैंने कहा आई डोंट नो, यू टेल मी। कहता फंड मैनेजर की रेटिंग कैसे होती है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स बट बिकॉज ऑफ आउट परफॉर्मेंस। ओके, अल्फा कितना जनरेट किया। अब अगर उसके उस साल की परफॉर्मेंस में आया -7%, -10%, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? He is going to lose his shirt. मैंने कहा अच्छा। कहता हाँ बिल्कुल। एक बेंचमार्क है आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आपने एक मार्केट ने इतना परफॉर्म किया, आप कैसे कह सकते हो मार्केट जितना परफॉर्म नहीं किया उससे बहुत पीछे रह गए? कहता वो तो इट इज़ सो रिस्की। मैंने कहा देन? कहता इसमें आप जैसे लोग ही कुछ कर सकते हैं जिनको आपको चिंता नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे और मेरी जॉब नहीं जाएगी। You have to have a view that your primary objective will be to create returns, okay, and not outperformance. Okay. अगर आप रिस्क से जी सकते हैं, इस रिस्क से कि आप कोई 5 साल में ऐसा पीरियड आएगा जहां पे आप अंडर परफॉर्म करोगे निफ्टी को, you don't have any problem. I said, is it really true? He said yes. So that is when I realized that कि ये स्ट्रेटजी को शुरू करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, बिकॉज that 1 year dreaded year when you will underperform the Nifty or the market by 10% will be a calamity for you. You may lose your name, you may lose your shirt. So it is very risky. So then we decided, they say necessity is the mother of invention. तो थक के मैंने कहा यार ये काम तो फिर हमें ही करना पड़ेगा. And we took it on ourselves. We set up a team and then we started, a fund last year by the name of Volvin Growth Fund, जिसके अंदर हमारा फोकस ही इस पे है कवर्ड कॉल. अब आप बोलेंगे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है क्या? सो इज इट कोई काम की चीज़ भी है और ऑप्शन तो बहुत रिस्की होते हैं और ये डज इट मेक मनी? सो बिफोर आई से दैट आई थिंक देर आर ब्लैक रॉक इज़ अ वेरी बिग नेम. सो अगर आप ब्लैक रॉक के आप नेट पे भी सर्च करेंगे, ब्लैक रॉक एनर्जी एंड रिसोर्सेज ट्रस्ट फंड, इट्स ऑलमोस्ट $400 million. द कवर पेज ऑफ ब्लैक रॉक सेज मेकिंग मोर बाय लूजिंग लेस. द केस फॉर इक्विटी कवर्ड कॉल क्लोज्ड एंड फंड्स. 5 शब्दों में बोल दिया, मेकिंग मोर बाय लूजिंग लेस. बनेगा ज़्यादा, रिस्क कम है, विच इज़ व्हाट वी वांट. तो इंडिया में क्यों पॉपुलर नहीं है? मैंने जब देखा मैं कहा यार ये तो बड़ा सही है कि हम सोच रहे थे हम गलत हैं, पर ब्लैक रॉक है. फिर हमने देखा JP Morgan है. देन वी सॉ मिरे एसेट के फंड साइज $6 billion, $20 billion. मतलब हमारी पूरी AIF इंडस्ट्रीज कैटेगरी की हम देखेंगे वो एक फंड उनका जो है कवर्ड कॉल के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं और रिस्क कम ले रहे हैं. एंड इफ वी रीड स्पेसिफिकली ब्लैक रॉक के अंदर जो उनके ब्रोशर में ग्रीन में हाईलाइट, आई एम शोइंग इट टू यू. सो ब्लैक रॉक बिलीव्स अ कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में रिड्यूस वॉलेटिलिटी. ब्लैक रॉक बिलीव्स दैट बाय यूजिंग एन इक्विटी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स कैन रिड्यूस पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी बाय कैप्चरिंग ऑप्शन प्रीमियम्स without having to sacrifice long term performance. Okay. This is something very big. कि आप ऑप्शन प्रीमियम्स जो कमा रहे हो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी आपके फंड की कम नहीं होगी. So this is what I am not saying. This is a big name in the industry is saying and doing. So so अब कवर्ड कॉल है क्या? So इसको हमने समझाने के लिए हमने एक, जैसे आपने कहा था आपकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है एंड वी वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड. येस, जो ये हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ये एक छोटा इन्वेस्टर नहीं कर सकता.
तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, एंड मोस्टली डेरिवेटिव्स को माना जाता है स्पेकुलेटिव, कि बहुत स्पेकुलेशन कर रहे हो, आपने वो सट्टा किया है बहुत ज़्यादा. बट वी आर नॉट यूजिंग डेरिवेटिव्स टू स्पेकुलेट. वी आर यूजिंग डेरिवेटिव्स टू वन, रिड्यूस रिस्क, सेकेंड टू इम्प्रूव द रिटर्न्स एवरी मंथ, कॉल राइटिंग के साथ कुछ ना कुछ करना ही है, और थर्ड टू बुक प्रॉफिट. वाई बुक प्रॉफिट? बिकॉज अगर मैं कैश में बेच दूंगा तो लॉन्ग टर्म गेन नहीं मिलेगा, तो हम कैश में नहीं बेचते, हम फ्यूचर में बेच देते हैं. हम कहते हैं आप फ्यूचर में सौदा काट दो और आर्बिट्राज बन जाए. ओके, सो यू नो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट वी विल सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कवर्ड कॉल ऑप्शन है क्या और इससे पैसा क्यों बन रहा है, इतना क्या है इसके अंदर, जिसके लिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रिल सीकर्स. ओके, सो ऑडियंस के अंदर हमारे पास बहुत जने हैं जिनको थ्रिल चाहिए, सिंपल थ्रिल, रोलर कोस्टर राइड. डू यू लाइक इट और यू हेट इट? मैं नहीं. हाँ, तो डू यू नो एनीबडी हु नोज यू नो रोलर कोस्टर राइड में मैंने जाना है, मजा लेने? हाँ, मेरी डॉटर है. हाँ, बिल्कुल. तो अब आपको वो फ्री में राइड में घुसने देगा? नहीं, टिकट लेगा, वो कहेगा विवेक जी ये टिकट है, आप लो. तो दुनिया में जब भी हमें कोई थ्रिल लेना है, यू नो द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, बट थ्रिल के लिए आपको हैप्पीनेस अलग बात है. थ्रिल के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, पैसा देना ही पड़ेगा. वो कहेगा आप टिकट खरीदो, एक राइड लो, वापस आ जाओ, उस एक बार और जाना है, एक और टिकट लो. सो यू नो फॉर देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि थ्रिल चाहते हैं. किस टाइप का थ्रिल है? बेसिक थ्रिल, अम्यूजमेंट पार्क में राइडिंग द राइड्स, बाय अ टिकट, गेट द थ्रिल, गेट ऑफ द राइड, यू नीड अ थ्रिल अगेन, दोबारा अम्यूजमेंट पार्क जाओ, टिकट लो, करो. यू गेट स्लाइटली ओल्डर, मुझे थ्रिल चाहिए, कसिनो जाना है. सो पीपल विल गो, टिकट कैसे लेंगे? वो बेटिंग करेंगे. 90% ऑफ द पीपल विल लूज, ओनली 10% विल विन. द हाउस ऑलवेज विन्स. टिकट खरीदी, पैसा किसका बना? कसिनो का. मेक्स टन्स ऑफ मनी. स्टॉक मार्केट में क्या है? स्पेकुलेटर्स. व्हाट आर द टू वेज टू मेक मनी? स्टॉक खरीदो, ऊपर जाएगा पैसा बनेगा, राइट? अगर नीचे गया तो जाएगा भी. तो अब एक क्या ये हमारे आई थिंक 2000 के अंदर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस होगी. सो ऑप्शंस क्या करती हैं? ऑप्शंस कहती हैं भाई ऊपर गया तो आपका, नीचे गया तो आपका कोई लॉस. सो जिसने स्पेकुलेशन करनी है उसके लिए कॉल ऑप्शंस, और वो देख रहा है मार्केट बुलिश है, सो व्हाट विल ही डू? यू विल से ओके, 3 रुपए की कॉल ऑप्शन ले लेते हैं. 3 का 20 हो गया, 100 का स्टॉक 120 हो गया तो 20% बनेगा. पर अगर 100 का 80 रह गया तो क्या गया? 3 रुपए की टिकट, 3% की टिकट चली गई. इस टिकट में कितनी देर एंजॉय कर सकते हो आप? 1 महीना. सो 1 महीने के थ्रिल के लिए यू आर पेइंग ओनली 3% फॉर द थ्रिल एंड द पॉसिबिलिटी कि आपके 3 रुपए 5, 10, 15, 20 रुपए बन जाए टाइम्स. स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा 5-10 साल के अंदर पैसा डबल या 4 टाइम्स होता है. इसके अंदर आपका 1 महीने के अंदर हो सकता है वो. सो यू नो, पर और डाउन साइड क्या है? जो टिकट ली थी 3 रुपए उड़ेंगे. बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक्सचेंजेस को कि वो इसको एक एडवर्टीजमेंट के लिए में यूज़ करें कि आप ऑप्शन प्रीमियम खरीदिए, आपको 1 महीने का थ्रिल मिलेगा. कितना अच्छा, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन दे दिया उन लोगों को. सो इट इज़ फॉर थ्रिल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मैं थ्रिल ले रहा हूँ मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ. वी शुड नॉट मिस्टेक कि मैंने मज़ा भी किया और मैंने इन्वेस्टमेंट की. ऐसा नहीं होता है. अगर मैंने राइड में लेके मज़ा करना है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है. सो इफ़ यू वांट टू हैव थ्रिल, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट. सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि जो थ्रिल सीकर्स हैं, थ्रिल अगर लाइफ में चाहिए तो वो उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा. इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट. सो यू नो वी गेव एग्जाम्पल ऑफ थ्री प्लेसेस. एक अम्यूजमेंट पार्क के जो राइडर्स हैं वो टिकट खरीद रहे हैं, कसिनो में जा रहा है वो बेट प्लेस कर रहा है, और कॉल ऑप्शन जो खरीद रहे हैं वो कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं. अब ये कॉल ऑप्शन कितने की है? कितने की? दिस कॉल ऑप्शन वेरीज बिटवीन 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5% तक. अगर मैं इसको 2.5% भी मान लूँ कि लोएस्ट ऑप्शन ने हम 2.5% की है, द इम्पॉर्टेंट फिगर इज 2.5 into 12 becomes 30%. 2.5% कैसे निकाले आप? सो आई विल शेयर अ डेटा. अभी डेटा में शेयर करूंगा आपके साथ, जिसके अंदर वी विल शो यू के जो ऑप्शन की प्राइसेस एक्चुअल 29 सितंबर जो एंड किया है उसके अंदर कितनी थी. वी आर गोइंग टू शो दैट. अच्छा, ठीक है, कि वो ऑप्शंस कितने की हैं. ठीक है ना. तो तब तक हम 10 मिनट के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि 2.5% की ऑप्शन है 10 मिनट के लिए. लेट अस अज्यूम दैट. ठीक. पर 2.5% का मैजिक क्या है? 2.5 into 12 इज 30%.
और ये इंडिया की ऑप्शंस मार्केट, इंडियन मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, यूएस मार्केट की 10% है, पर ऑप्शंस में वी आर 3 times बिगर देन यूएस. सो जस्ट लुक एट द स्पेकुलेशन टेंडेंसी दैट इंडियंस हैव. आई थिंक अगर ये डेटा को हम कुछ corroborate करें और इन्फर करना चाहें, वी माइट बी एबल टू से दैट वी आर द बिगेस्ट थ्रिल सीकर्स इन द वर्ल्ड. इतनी बड़ी ऑप्शन मार्केट ही कहीं पे नहीं है. अमेजिंग. जितनी इंडिया की मार्केट 3 times बिगर देन द यूएस. क्रेजी नंबर. वी शुड बी प्राउड, नो? Yes, we are. #proud. I will not say proud. I will say that okay, you know, our fund is going to last very long because the number of speculators are so big. अच्छा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए. हाँ. अच्छा, तो हमारे लिए सेफ है ना. अगर स्पेकुलेशन कम होगी तो हमारे को पैसा कैसे बनेगा? एक्चुअली हमारे यहाँ पर ज़्यादा देखे अम्यूजमेंट पार्क्स है नहीं, लिमिटेड है. हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, कब उनका स्क्रू लूज हो जाए हम गिर जाएं. दूसरा चीज हमारे यहाँ पर कैसीनो अलाउड नहीं. कैसीनो तो बिल्कुल ही बेचारे खत्म ही हो गए. तो अब करें क्या? तो चाहिए ना हम लोग को. गवर्नमेंट को हमको एक्चुअली में सपोर्ट करना चाहिए. वेरी वैलिड पॉइंट विवेक. आई थिंक जितना ये लोग हमको हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं कितना. आई एम रियली सो प्राउड. आई थिंक कैसीनो उस हिसाब से तो इंडस्ट्री को इनको एनकरेज करना चाहिए, यू नो, सो दैट पीपल नो कि हम इधर पैसा खर्च करने आ रहे हैं, बनाने नहीं जा रहे. बिकॉज ऑप्शंस के अंदर तो लोग पैसा बनाने के लिए जाते हैं और उड़ जाता है. एब्सोल्युटली. बिकॉज द बेसिक मिस्टेक वी डू इज वी थिंक, यू नो, ऑप्शंस इज, यू नो, मेकिंग मनी, बट नो, इट इज थ्रिल. थ्रिल के लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा. तो 90% अगर लूज कर रहे हैं ऑप्शन में तो ठीक है, उसमें क्या है, आप थ्रिल चाहिए था, मिल गया आपको. हाँ, एटलीस्ट ऑफिशियली उसको बोल दो कि इट्स फॉर थ्रिल. वही हम बोला ना, एक कैंपेन, ऐड कैंपेन होना चाहिए. बिल्कुल. सीक थ्रिल बाय, यू नो, बाइंग ऑप्शंस. I'll give suggestions. That is right. Yes, that can be done. So this figure is 30%. And to understand, you know, उस concept पे बाद में आते हैं. I think मैं आपको एक model portfolio जो आपने पूछा, I would want to show you a model portfolio. हाँ. So if you see this, I think we will enlarge this. हाँ, ऐसे है. Yeah. हाँ. So ये एग्जाम्पल एक्चुअल है 29 सितंबर का. वी हैव स्टॉक्स, इफ यू कैन सी वेरी केयरफुली, यू नो, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस, रिप्लाई, ICC एंड, यू नो, डिफरेंट स्टॉक्स, और इनकी प्राइसेस दी हुई हैं. और हमने एट द मनी की जो कॉल प्रीमियम है वो ग्रीन कलर के अंदर, हमने ग्रीन क्यों किया? बिकॉज कॉल प्रीमियम हम स्पेकुलेटर्स नहीं है. हमने ऑप्शंस खरीदनी नहीं है, हमने ऑप्शंस बेचनी है. और कवर्ड कॉल का मतलब क्या है? हमने नेकेड ऑप्शंस भी नहीं बेचनी, हमने पहले अपने आप को सिक्योर करना है. हम स्टॉक ले रहे हैं, पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक ले रहे हैं, और फिर कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, सो दैट आवर रिस्क इज लिमिटेड. इट इज सिमिलर टू इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया, हमारा इक्विटी नीचे जा सकता है, पर अपसाइड पे हमने कहा हम कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं. और ये 30 रुपए ग्रीन में है, तो 30 रुपीज़ की कॉल ऑप्शन थी. अगर आप ये 30 देखेंगे तो इसका मतलब है ना 2.1% एक महीने के लिए हमारे को मिल रहा है, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन सेल की है. अच्छा. और हायर साइड पे अगर हम सबसे नीचे जाएं, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, 131 की कॉस्ट था इसका. 130 स्ट्राइक प्राइस पे रफली हमें 6.95 रुपीज़ मिल रहा है. यू नो, सो 6.95 एक्चुअली इट शुड बी करेक्टेड टू 5.95 बिकॉज 131 1 रुपये हम एक्स्ट्रा महंगा ले रहे हैं जी. पर एक्सट्रीम केसेस में आप देखेंगे जी, मनापुरम, अदानी पोर्ट, द रिटर्न्स on the at the money call are roughly 3, 4 and even crossing 5%, roughly 5% premium per month. ये क्यों दे रहा है? लोग इतना महंगा क्यों ले रहे हैं? So because these stocks, if they have more volatility, volatility ज़्यादा होगी, so it depends on the kind of, you know, huge market cap they have. Volatility stock में कितनी है, कोई event आ रहा है, कोई news आ रही है, तो उसके ये कोई नई बात नहीं है. ये बहुत इनफैक्ट प्रीमियम्स कम हो रहे हैं, पहले इससे भी ज़्यादा प्रीमियम्स थे. अच्छा. सो यू नो, अगर आपको 5% अप टू 5% तक का बन रहा है, इसके अंदर हमने सब तरह के स्टॉक्स लिए हैं. एंड इफ यू कैन सी रेड के अंदर हमने क्या दिखाया है, इट इज एन आउटफ्लो. आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, विच इज दिस एन एग्जांपल ऑफ 99 लाख, रफली 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया, और एट द मनी कॉल ऑप्शन आपने बेची. ये उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिए, 3.4% एक महीने के अंदर इनकम आ रही है. अब इसको मजेदार तो यही है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए. नंबर इज शेयर खरीदा, शेयर आपने प्लेज कर दिया, उसके अगेंस्ट आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया, ऐसा किया. करेक्ट. और उसमें फिर और एडिशनल कैश नहीं चाहिए? नहीं, एडिशनल कैश नहीं चाहिए, क्योंकि आपने प्लेज अगर शेयर कर दिया, आपको प्लेज में पूरा कॉल बिक जाता है. हाँ, इजीली. इनफैक्ट यू हैव मार्जिन्स ऑलमोस्ट 4 to 5 times ओवर. अच्छा. क्योंकि आपने पूरा 100 रुपीज़ का स्टॉक लिया, अराउंड 80 रुपीज़ आपको मार्जिन भी मिला, उस 80 के अंदर 5-6 गुना लेवरेज हो जाता है. तो हम वो नहीं कर रहे लेवरेज वगैरह. वी आर नॉट डूइंग स्पेकुलेटिंग. हम सिंपल कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के तरीके से चल रहे हैं. हमने कहा आपने शेयर लिया और एट द मनी कॉल भी बेची,
तो ये हाइपोथेटिकल है, देयर आर नो गारंटी ऑफ रिटर्न, इट्स अ लर्निंग सेशन, यू नो, आई विल जस्ट वांट टू ऐड इट कि डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग सेशन, ऑल थिंग्स आर हियर फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है इसके अंदर। बिकॉज़ एक ही लॉट बेचेंगे, हमने अभी एग्जांपल एक का ही लिया है कि आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो गई है ना, डाइवर्सिफाई करने के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहुंच गई है, बट एग्जांपल देने के लिए वी हैव टेकन दिस। तो हमारे को जो टोटल प्रीमियम, एज्यूमिंग मार्केट यहीं की यहीं बंद होगी, इज अगेन एज अजम्पशन, पूरे 1 महीना कुछ नहीं किया, मार्केट वहीं बंद होगी, तो हमारे को जितनी कॉल ऑप्शंस बेची थी एवरीथिंग विल बिकम प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट है 1 करोड़ पे? 3,37,000, विच इज रफली 3.4% a month annualized, 40%, more than 40%, कितना बना एग्जैक्ट? 3.4 into 12, more than 40% रिटर्न, which is a crazy number। हम कहाँ बात कर रहे थे 15-18 की? हाँ, पर इसमें प्रिजम्पशंस बहुत हैं आपके। नंबर आएगा थोड़ी ना? हाँ, आया आपके? हमारे आ भी सकता है, कई मंथ्स में आया भी, I'll show you। अच्छा, so we in 1 month we did 4.4% in options। so it totally depends। so हम क्या बोल रहे हैं, हम एक्सट्रीम दिखा रहे हैं कि ये आपका इतना 40% तक का तो आम दे ही रहे हैं, इससे भी बढ़ सकता है। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने वही पोर्टफोलियो हमने लिया, पर हमने एट द मनी कॉल नहीं बेची। अच्छा, हमने कहा थोड़ी दूर की कॉल बेचो। ओके, क्योंकि क्यों, एडवाइजर ने कहा या टेक्निकल एनालिस्ट ने या रिसर्च ने कहा कि सर वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप। करेक्ट, मार्केट ऊपर जाएगी तो एट द मनी कॉल क्यों बेचते हो, थोड़ी ऊपर की कॉल बेचो, 100 की बजाय 105 की कॉल बेच दो। तो इसके अंदर रफली हमने 5% ऐड करके कि 5% की ऊपर की कॉल अगर बेचें तो उसके प्रीमियम अगर आप देखेंगे अब सडनली कम हो गए, क्योंकि जितना स्टॉक ऊपर जाएगा, जितनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगी, रिटर्न कम हो जाएगा। तो इसके अंदर रिटर्न सिर्फ रह गया 0.8, 0.6, 0.6, 0.9 एंड हायर साइड BHEL का गेन 2.4%। तो रिस्क भी तो कम हो गया। तो नहीं, देखिए रिस्क इसके अंदर पूरा है। कैसे? इक्विटी मैंने लिया आज 100 रुपए का शेयर लिया, वो गिर तो 0 तक भी पहुंच सकता है। हाँ, शेयर गिर सकता है। हाँ, शेयर पूरा गिर सकता है। तो हमारा एक साइड तो हमारी जो इक्विटी के अंदर रिस्क ले रहे हैं, इक्विटी तो हमें पता है कि जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी जा सकती है, तो डाउन साइड रिस्क तो हमारा पूरा इक्विटी जितना है, पर अपसाइड रिस्क कितना है? अपसाइड को हमने पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में या इस एग्जाम्पल में जो दिखा रहे हैं एट द मनी कॉल बेची, हमने 3.4%, हमने कहा हमें इस मंथ 3.4% आने दो, और हमने एज्यूम किया मार्केट वहीं क्लोज होगी, तो सारा 3.4 आ गया। अब इसके अंदर अगर मार्केट ही 5% जाएगी नीचे, तो हम भी 5%, हमारा इक्विटी साइड तो जाएगा 5% नीचे, बरोबर है, पर डेरिवेटिव साइड में तो 3.4 आ ही रहा है, तो हम तो 1-1.5% ही गिरेंगे ना। और 5% तेज हो गया और हाँ, एक्सीलेंट। तो अब ये नाउ दीज आर ऑल सिनेरियोज। तो अब इसके अंदर 5%, अब हमने क्या किया, हमने दूर की कॉल बेच दी और हमारे को रिटर्न तो आया सिर्फ 1.4%। कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज ओनली 1.4%। पर जैसे विवेक वांट्स टू आस्क कि अगर 5% मार्केट बढ़ गई तो क्या होगा? जो अगर राइट साइड पे आप देखेंगे जो अपसाइड डाला है, हमें इसमें 5.3 का अपसाइड भी मिल गया। अच्छा, कैश मार्केट में, बरोबर, क्योंकि हमारी इक्विटी साइड भी ऊपर चलेगी। तो क्या हुआ, ये मैजिक हो गया ना। 1.4% ऑप्शन का आया, 5.3% हमें अपसाइड मिल गया, दोनों को ऐड करिए क्या बन गया? 6.8% इन 1 मंथ। सो नाउ दीज आर ऑल assumptions कि अगर मार्केट ऊपर जाए, पर होता है मार्केट के अंदर ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, अब ये 6.8 बोलना तो बड़ा आसान है, बट एनुलाइज कितना बना? कैन यू रीड व्हाट इज द एनुलाइज नंबर? 81.2%। दिस इज अ क्रेजी रिटर्न। तो अगर हम 81% तक रिटर्न जा सकते हैं, हम कैनॉट बी एम एट के चलो हमारा 15-20 ही बन जाए, यू नो, इट इज लाइकली कि बना सके इतना। और क्या हम बना रहे हैं, विल शो यू, वी आर डूइंग इट, यू नो। सो दीज आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स। और मार्केट्स क्या है, अनसर्टेन है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो बट व्हाट डज दिस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी डू? हमारी एक साइड है डेट, एक साइड है इक्विटी। इफ द मार्केट गोज अप, इक्विटी डज वेल, इफ द मार्केट गोज डाउन, डेरिवेटिव्स डू वेल। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हम एटलीस्ट मार्केट जब नीचे जा रही है, हम उसके अंदर डेरिवेटिव्स का तो पूरा प्रॉफिट हम कॉल ऑप्शन का जो बेच रहे हैं वो प्रॉफिट की तरह खा रहे हैं। ओके, ठीक है। और अगर मंथ ऑन मंथ ये करते जाएं, पोटेंशियल रिटर्न्स कुड बी एट द मनी कॉल बेच रहे हैं तो 3-3.5% आती है, बट इट्स नॉट सो इजी, इट्स प्रीटी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वो स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं। पर ये सिर्फ इलस्ट्रेशन, एक लर्निंग के लिए आपको दिखा रहे हैं कि दिस इज अ वे हाउ मनी वेल्थ कैन बी क्रिएटेड, यू नो। एंड तो अनसर्टन मार्केट के अंदर ये ऑटोमेटिक रिस्क हेजिंग है, इसके अंदर हेजिंग है स्ट्रेटजी में। मार्केट ऊपर गई तो इक्विटी ऊपर जा रहा है, नीचे गई सारा कॉल ऑप्शन प्रीमियम आ गया।
तो लेकिन जो शेयर पड़ा रह गया नीचे जाने पे वो उसका है हमारे पास। अब इसके अंदर हम रिस्क कितना ले रहे हैं? अब आपको मैं कहूँगा आप इक्विटी में तो लगा ही रहे हो, अच्छा, तो आपका रिस्क तो वो है ही। तो वी आर नॉट सेइंग कि डेट की जगह आप ये करो, पर अच्छा, अगर आपने अच्छा, डिसीजन लिया है कि मैंने इक्विटी में पैसा लगाना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, हाँ, तो आपको इक्विटी में डिप तो करना ही पड़ेगा ना, पूल में छलांग तो लगानी पड़ेगी। पूल में आपने छलांग लगाई, पर रिस्क क्या है? एटलीस्ट हमारा वहां पे अगर मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, you will end up making money on the covered call options. This is the only strategy in the world जिसके अंदर अगर आपका स्टॉक प्राइस ऊपर ना भी जाए तो भी आपका पैसा बन रहा है। आप मेरे को कोई भी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि मैंने स्टॉक लिया 100 का और 100 पे रहा और पैसा बन गया, नहीं। बट अगर आप कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट 100 पे है, आपका पैसा अपने आप जितनी कॉल ऑप्शन बेची है सारा प्रॉफिट बन गया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे सपोज पहला महीना रह गया, फिर अगला महीना तो हमको सेम प्रीमियम मिलेगा नहीं, बिकॉज बाजार अगर एक महीना रह जाता है वहीं, दूसरा महीना तीसरा महीना तो धीरे धीरे जो विक्स होता है वोलेटिलिटी वो कम हो गया, तो प्रीमियम का भाव भी कम हो गया। करेक्ट। सो प्रीमियम आपका कम होना शुरू हो जाएगा। बट दीज आर हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन बहुत होता है। हाँ, सो यू विल सी निफ्टी आपको स्टैग्नेंट दिख रहा है, हाँ, पर some sectors will do very well, some sectors will do bad, so that there comes a lot of expertise. You have to understand fundamentals क्या हैं, technical charts क्या बोल रहे हैं, macroeconomic situation क्या है, crude, inflation numbers, these are some figures, GDP numbers expected क्या है, RBI governor की for commentary क्या है, Fed के commentary क्या है chairman की. So all these things you have to analyze. It's not easy, but what we are trying to show is कि हम वो एग्जैजरेटेड नंबर जैसे 81.2 बोला, कि इतना बन सकता है, हमारा वो बनेगा नहीं। पर ये एक्सपर्टीज, ये सब चीजें करके अगर हम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म हम कह रहे हैं इक्विटी का रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम येस वी कैन ऐड मे बी 15 to 25-30% रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो ईयर ऑन ईयर। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का क्लासिक एग्जाम्पल है, 31 मार्च निफ्टी वॉज 17,300 दिस ईयर, 17,300 समथिंग। लास्ट ईयर क्या थी, एनीवन नोज? 17,400 समथिंग। तो पूरे एक साल में आपको निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? कुछ भी नहीं। मे बी फंड्स प्लस माइनस 1-3% गए होंगे, म्यूचुअल फंड्स जो हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप्स, वो एक्सेप्शनली ज्यादा चल रहे हैं। तो अगर आपको पूरी निफ्टी ने एक साल में कुछ नहीं दिया, इस स्ट्रेटजी में क्या मिलेगा? वही एज्यूम करते हैं एट द मनी कॉल, हमने सिर्फ एजम्पशन है 3.4% की हर महीने हमने कॉल बेच दी, तो 3 into 12 30 to 40% उस सिनेरियो में आया था, परफेक्ट सिनेरियो में। पर ऑन अ prop book we generated return of almost 24%. Nice. So which is huge. So 24% रिटर्न आना उस सिनेरियो में जहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं आया। So we are going to come to a question, so what has the fund achieved? कि जो ये है हमने कुछ किया भी है या सिर्फ बातें ही चल रही हैं ये? So we are going to show you 4 scenarios in this. पहले तो मेरा ख्याल अगर आप बोलेंगे मैं एक्चुअल आपको, so is this chart visible? This is the actual performance of the fund for the 1 year. These are the actual numbers. Now we just turned one last year, last month, this month and September, so it's a full data of 12 months. Happy birthday. Yes, thank you. Thank you. So if you can see, the NAV is in gray. Nifty 200 is our benchmark because there are 184 stocks in future and option segment. So Nifty 200 is the benchmark, not Nifty 50. So Nifty कैसे 9,000 से 10,500 पे गई हैं, giving a return of almost 15%, 15.88% निफ्टी में बना है। और फंड के अंदर हमारा रिटर्न जो ऑरेंज कलर में है, इट इज 25.99%। सो पर अगर हम देखें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डेटा है, हमने इसको EQ और DR 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि हमारा इक्विटी साइड से कितना रिटर्न आया और डेरिवेटिव साइड से कितना रिटर्न आया। सो इफ वी सी इक्विटी साइड से जो रिटर्न है, इट इज ऑन एन एवरेज 0.63, विच मीन्स पूरे 12 महीनों में हमने अराउंड 7.5% रिटर्न, 7.5% रिटर्न कुछ दिए हमने 12 महीनों में, which is half of what Nifty has done. But on the derivative side, this is where the magic is. This should be corrected to 1.54. So 1.4% average we have generated call, जो हम 3 का एग्जाम्पल दे रहे थे, 4 का, 5 का, वो हमारे फंड ने एवरेज 1.54% ही दिया अभी तक।
सो इट इज़ नॉट एज हाई एज 3 बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी. अगर इतना ईजी होता तो हर आदमी 50-60% बना ले. बट वी हैव जनरेटेड इन द लास्ट 12 months 1.4%, 1.54% पर मंथ, मतलब 1.5% हर महीने हमारे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो ने बनाया है. और इक्विटी हमारा हाफ ही परफॉर्म किया जो निफ्टी का है. और हाफ क्यों परफॉर्म करेगा? हमारी लॉन्ग रेशियो भी अगर आप देखेंगे वो इट वेरीज बिटवीन 40 एंड 60, 70, 80 तक जा रही है. तो अगर हम पूरे इन्वेस्टेड भी नहीं हैं तो हम पूरा रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे? सो वी हैव जनरेटेड हाफ ऑफ व्हाट निफ्टी हैज डन, बट 1.5% ऑन द डेरिवेटिव साइड. विद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क हमारा 0.74 बीटा है, विच शोज 26% लेस रिस्क देन द मार्केट. 26% मार्केट से कम रिस्क है और ऑलमोस्ट 10% मार्केट से रिटर्न ज़्यादा है. डेरिवेटिव साइड के ऊपर 1.54% मीन्स अबाउट 18.5% पर ईयर हमने सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट से जनरेट किया है. अच्छा भाई, इसमें आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं तो टैक्स कैसे होगा? इसमें तो टैक्स लग जाएगा डेरिवेटिव वाले में. डेरिवेटिव्स के ऊपर 39% टैक्स है. सो पोस्ट टैक्स पर इसके अंदर अब एजम्पशन क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. अगर मैंने इक्विटी पूरे साल चली ही नहीं, निफ्टी उतनी की उतनी रहेगी, तो मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन तो कुछ बनेगा नहीं. पर जो भी गेन बनेगा, अगर हमने 18-20% रिटर्न जनरेट कर दिया, अगर 1.5% भी एज्यूम करें, 12 महीनों के 18-19% बन गया, उसके ऊपर 39% टैक्स बन जाएगा. पर दैट विल कम ओनली when निफ्टी हैज नॉट डन एनीथिंग. सो कहाँ मेरा जीरो बनना था निफ्टी में, पर यहाँ पे क्योंकि निफ्टी चली ही नहीं और सारा का सारा रिटर्न डेरिवेटिव से आ गया, सो आई डू नॉट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा टैक्स बिकॉज हमारा तो प्रॉफिट ही जनरेट हुआ है. नहीं तो सिचुएशन अगर क्या होती, प्रॉफिट ही नहीं बनता तो टैक्स कहाँ से आया? टैक्स तो तभी हम पे कर रहे हैं जब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. जब आप AIF बना रहे हैं तो AIF के अंदर में टैक्स तो AIF को भरना पड़ता है. करेक्ट, राइट. तो इसका मतलब आप सब 2 साल के लिए या 5 साल के लिए इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो कैश मार्केट में टैक्स विल बी एज पर कैश मार्केट जो लॉन्ग टर्म वगैरह है. करेक्ट. और डेरिवेटिव का जो टैक्स है वो तो एज पर बिजनेस प्रॉफिट जाएगा. करेक्ट, दैट इज करेक्ट. सो एवरी ईयर वी विल एंड अप पेइंग टैक्स ऑन द डेरिवेटिव्स इनकम. अच्छा, तो जितना भी डेरिवेटिव में कमाएंगे यहाँ पे 39. तो ये NAV जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये दिस इज प्री टैक्स है. प्री टैक्स प्री परफॉर्मेंस फी. इसके अंदर मैनेजमेंट फीस डिडक्ट हुई है बिकॉज एवरी मंथ इट गेट्स डिडक्टेड. बट पोस्ट टैक्स NAV जो है इट विल बी इट इज समवेयर अराउंड 116. दैट मीन्स अराउंड पूरा इसका 39% अगर आप टैक्स लगा देंगे तो 39% टैक्स है. बट द ब्यूटी इज इन द नेक्स्ट 2 months मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट विल बिकम लॉन्ग टर्म इन नेचर. अच्छा. तो हमारा ये पोस्ट टैक्स नंबर दिस इज गोइंग टू क्रॉस 18 और 19%. बिकॉज अभी तक हम 1 year से पहले 39% टैक्स एज्यूम कर रहे हैं. बट जैसे हमारा 1 year फंड आपने अभी you wished us, so we are a year old. And in the next 2 months, majority of our cash equity segment will become long-term in nature, attracting a tax of 10% plus surcharge, which is around 12%. And short-term के ऊपर 15 plus surcharge, which is around 18%. So drastically वो returns जो है post tax return वो बढ़ जाएंगे next 2 months के अंदर. नहीं, वो तो अगर मैं आज घुसता हूँ सपोज, हाँ जी, तब तो ऑब्वियसली मैं जब घुसूंगा मेरे को जो NAV मिलेगा उससे 1 साल बाद का NAV मेरे लिए कंसिडर होगा, राइट? So that is not the way it works here because the taxation is on the fund, not the investor. So if somebody is looking at, if the tax consultant, or fund accountant is looking at the fund, उसने कहा एक इन्वेस्टर आया एक गया, तो फंड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. अच्छा, उसकी टैक्सेशन अगर सारी लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बनेगा. सो इसके अंदर ये बेनिफिट है, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई 6 months के लिए इन्वेस्टर आया पर फंड का टैक्सेशन हाइब्रिड होके लॉन्ग टर्म और मिक्स ऑफ डेरिवेटिव इनकम है एंड इट इज़ नॉट 39, इट इज़ अराउंड लेट अस से 20%, तो उसको भी 20% का बेनिफिट हो जाएगा इवन दो ही हैज़ नॉट स्टेड फॉर 1 full year. बहुत सही है. तो ये AIF स्ट्रक्चर का बेनिफिट है. या सो ये एक तरह से AIF स्ट्रक्चर का बेनिफिट है. और इसके अंदर टू डिस्करेज पीपल फॉर इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म वी हैव एन एग्जिट लोड ऑफ 1% अप टू 6 months. अच्छा, हाँ, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उससे. 1% से इट्स अ डेटरेंट बट इट्स नॉट अ बिग डेटरेंट. करेक्ट. यू कैन स्टिल हैव द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म टैक्सेशन फॉर द फंड. दोस्तों लेकिन एक चीज़ है, AIF जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होता है जो 1 crore से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इनका AIF है तो उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं. आई एम श्योर दे आर फाइंडिंग वैल्यू इन दिस, दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन हिज AIF. हमारे कुछ आपके स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना. हाँ जी, प्लीज़. So I will just want to end this now because we've shown you how the fund is done and this is actual data now.
एंड दीज इलस्ट्रेशंस जो पहले दी थी दे आर नॉट रियल, दे वर एग्जांपल्स फॉर लर्निंग पर्पस, बट दिस डेटा वी आर शोइंग दिस इज एक्चुअल डेटा. सो एक्चुअल जो हम बोल रहे थे कि वो लर्निंग के लिए 4-5-6% आ रहा है, वो हमारे फंड के अंदर 1.5 ही रहा है, बट स्टिल इट हैज हेल्प्ड अस क्रिएट अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 26% प्री टैक्स प्री परफॉर्मेंस फी फॉर द होल ईयर. And we would just want to say that there is no thing such as bad weather, only different kinds of good weather if you are adopting this conservative, equity strategy. Yeah. Please ask questions. Yes. Hello, sir. I had a note regarding the covered call strategy that you are explaining. Sir, one of the issues with covered call strategy is that it limits the upside. राइट. सो अगर हम कोई पोर्टफोलियो बाय कर रहे हैं, वी आर बाइंग विद द अजम्पशन दैट दी स्टॉक्स विल गो अप इन द लॉन्ग टर्म, राइट. सो इफ वी blindly do the covered call strategy month over month, it can lead to market underperformance, right? So should we pick and choose certain months where we will be doing covered call strategies? So in that case what will happen is that we'll be hedging our portfolio only in certain months. So how do you do that, and should we run covered call strategies throughout the year or not? So this is a very very difficult thing to do and there is no fixed answer for you, but मैं सिर्फ इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दोबारा देना चाहूँगा. इक्विटी से लॉन्ग टर्म में कितना बनता है? इक्विटी से लॉन्ग टर्म के अंदर कितना रिटर्न है? लेट अस से निफ्टी gives around 11.7 and nifty next 50 will give slightly above 15. So we know the returns are between 12 and 15 over a long period. Correct. Right. पर इसके अंदर अगर हमने देखा एट द मनी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 3.5% था, और अगर हम उसको एनुलाइज कर रहे हैं वो फिगर क्या बन रहा है? 40. और अगर हमने एक्सट्रीम केस देखा कि हमने एट द मनी नहीं आउट ऑफ द मनी कॉल बेची, हमें लग रहा है कि मार्केट अपसाइड हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमारा रिटर्न कितना आया? 81. सो दीज आर हाइपोथेटिकल नंबर्स. 40% जब एट द मनी कॉल बेची, और अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जाएगी तो आउट ऑफ द मनी कॉल बेची, 80% रिटर्न उसके अंदर आया. सो दीज आर वेरी वेरी बिग नंबर्स एंड दीज आर मेनी टाइम्स द नंबर जो हमारा 12 से 15% इक्विटी कहता है. सो इट इज आवर आर्ट इज कि हम इसको कैसे बैलेंस कर सकें कि 12 से 15 जो हमारा रिटर्न आना है, हम उसके बजाय कॉल ऑप्शंस बेच के 40 to 80% का टारगेटेड रिटर्न कैसे ले सकें. अब हमने भी 40 तो नहीं जनरेट किया, 80 भी जनरेट नहीं किया, पर वी जनरेटेड समवेयर इन बिटवीन लाइक 26%. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन अ पास्ट एक्सपीरियंस दैट रफली यही होगा कि 12 से 20-25 के बीच में हम मोस्ट ऑफ द मार्केट सिनेरियोज के अंदर हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. हाँ, पर अगर आप बोलो निफ्टी 20% क्रैश कर गई, तो हमारा पोर्टफोलियो भी 20% गिरेगा. पर 2 things विल सेव अस. 1, लेट अस से हमने उस महीने 4% की कॉल बेची थी, तो हम 4% कम गिरेंगे. दूसरा, हमारा पोर्टफोलियो 100% हम लॉन्ग रखते ही नहीं है. जैसे अभी हमारा 52% लॉन्ग चल रहा है, 50% लॉन्ग, तो निफ्टी अगर गिरी लेट अस से 20%, 20 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, लेट अस से 10% उस मंथ में गिरी, तो हम गिरेंगे 5 क्योंकि 50% इन्वेस्टेड है, और क्योंकि 1.5% हमने कि 1.5-2% हम हर मंथ जनरेट कर रहे हैं, 1.5% ही मानते हैं, तो आर पोर्टफोलियो विल फॉल बाय ओनली 3.5. सो निफ्टी हैज फॉलन 10, आर इक्विटी साइड फॉल्स बाय 5 एंड डेरिवेटिव साइड गेन्स बाय 1.5. सो हम कितने गिरे? वी हैव फॉलन बाय 3.5. सो वी हैव फॉलन मच लेसर देन द मार्केट. So we will have to balance all these things to generate an optimum return of anywhere, more than 15. क्योंकि अगर 15 ही generate करना है तो फिर हम कहेंगे सिप ही करो आप. Why get into all this complexities of writing covered call options? सही. ये काम निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी ETF लेके एट द मनी का कॉल बेच के काम. So there are lot of people doing it. In fact, globally अगर आप जो मैंने आपको मेरे या JP Morgan, BlackRock एग्जाम्पल दिया, मोस्ट ऑफ दोज फंड्स, आई विल नॉट से मोस्ट, ऑल ऑफ देम फंड्स आर डूइंग इट ऑन द इंडेक्स ओनली. दे बाय स्टॉक्स एंड दे सेल इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी लेट अस से 20,000 21,000 की कॉल ऑप्शन जनरेट करके कुछ अल्फा 3-4-5% दे आर ट्राइंग टू जनरेट. these funds are doing that. स्टॉक्स में तो सारे में ऑप्शंस एक्टिव नहीं है. हाँ, तो बहुत मुश्किल है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम आइडेंटिफाइंग विच सेक्टर इज डूइंग वेल, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सारा करके ही हम डिसाइड करते हैं कब कॉल एट द मनी बेचनी है, कब पोजीशन को हेज करना है, फ्यूचर ही राइट कर दो, और कब उसकी आउट ऑफ द मनी कॉल बेचनी है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग
because we have almost 40 to 60 stocks in the portfolio. That's a huge number. उतने ही हैं जिसमें ऑप्शंस एक्टिव है? हाँ, so 184 हैं, पर हम अराउंड 40 to 60 के अंदर हम एक्टिव रहते हैं। अगर एट द मनी आप एट द मनी करते हो तब तो आपको 70-80 स्टॉक में लिक्विडिटी मिल जाती है, बट जनरली ऑप्शंस के अंदर में मैंने देखा है वो 40-50 स्टॉक की है जिसमें लिक्विडिटी है, फिर वो ट्रैप है। That's right. निकाल जब एग्जिट करना होता है तो एग्जिट नहीं मिलता है। खैर इसमें तो आपका एग्जिट नहीं है, ये तो आप खा ही रहे हो। सो फ्यूचर्स तो मोस्टली ट्रेड हो ही जाते हैं। अगर हमारे को लिक्विडिटी प्रॉब्लम लगती है, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज डेरिवेटिव्स टू सेल द फ्यूचर एंड एग्जिट फॉर द टाइम बीइंग। मतलब आपका कॉल अगर बिका हुआ है तो आप हेज करने के लिए कैश नहीं बेच के फ्यूचर बेच देते, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, तो क्या बोल रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे को कॉल में डेप्थ दिख नहीं रही, हम जितनी कॉल्स भेजना चाहते हैं नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को न्यूट्रल बना लेंगे, कैश लिया हुआ है फ्यूचर बेच देंगे, सो दैट जब तक हमारे को कॉल ऑप्शन नहीं मिलती एटलीस्ट द पोर्टफोलियो इज सिक्योर। कैश में 100 का लिया, फ्यूचर का 101 मिलेगा। अच्छा, अबाउट 8-9% एनुअलाइज, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ₹1 एक्स्ट्रा मिला, वो अराउंड 70-80 पैसा एक्स्ट्रा होता है। तो 100 का 101 फ्यूचर मिला, उसको एग्जिट कर देंगे। अब जब हमारे को डेप्थ दिखेगी हम फ्यूचर खरीद लेंगे और कॉल ऑप्शन दोबारा बेच देंगे। और पुट ऑप्शन नहीं बेचते? So put options we do. So in fact almost 0.3% per month, 30 bips, 28-30 bips हमारी जो इनकम है वो पुट ऑप्शन से है। So which translates into 3.5% a year till now जो पास डेटा है। So but again पुट हम बहुत दूर की पुट बेचते हैं जिस प्राइस पे हम पोर्टफोलियो के अंदर वो स्टॉक लेना चाहते हैं, या उससे भी थोड़ा नीचे। Okay. So if I am comfortable buying a stock at 90, I may want to sell a put of some of 90, some of 85, some of 80, so that in case the stock comes down we are able to convert our cash position into the stock. तो आप डिलीवरी उठा लेते हैं? हाँ, then we will want to take delivery because we are more like investment rather than speculation. So we will use derivatives to help us have a great investment rather than speculate. तो चलिए मैं ना इस वीडियो को समराइज करता हूँ, ठीक है। पहला चीज़ कि इक्विटी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है, ठीक है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड वालों से ले लिया दैट इज द ओनली ऑप्शन। हाँ, दैट इज द ओनली वेल्थ, करेक्ट। तो 5-6 साल 7 साल का व्यू लीजिए इक्विटी के अंदर में, टेंशन करने का कुछ नहीं है, लेना हो तो लेते रहिए। ओके, दूसरी बात, अब मैजिक नंबर जो इन्फ्लेशन को बीट करना वाला नंबर, तो आप अगर एफडी में डाल के रखे हो, क्या कर रहे हो यार, 8% रिटर्न में कुछ नहीं होने वाला है। 12% 13% रिटर्न जनरेट करना है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना इन्फ्लेशन वर्सेस रिटर्न का, वो डिफरेंस का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए प्लीज़। तीसरी बात, कवर कॉल स्ट्रैटेजी जो सर ने बताया, अभी विनीत जी ने बताया, आपको ध्यान रखना है कि कवर कॉल स्पेकुलेशन नहीं है, ये आपके रिटर्न को इन्हेंस करता है, और प्रॉपरली यूज़ करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक तरीका हो सकता है रिटर्न को और बढ़ाने के लिए। और लास्ट जो आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन भी तो ज़रूरी है। आपने दिखाया ना, ये इतने सारे आपने स्टॉक पकड़े थे और आपने बेचा था, किसी में 3.5% मिल गया, किसी में 2% मिल गया, तो मल्टीपल स्टॉक्स में करेंगे तभी ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। तो लॉस रिस्क जो वाला बात इन्होंने आज समझाई हमको, रिस्क आपके एकदम कंट्रोल में रहेगा और रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। टू थिंग्स आई वुड वांट टू ऐड टू दिस। करिए ना। वन इज, जो बहुत लोग एफडी में पैसा डाल रहे हैं, हाँ, दे शुड बी, आई विल नॉट से आप सारा उसको पैसे को स्विच करके इक्विटी में डाल दो, इट कुड बी वेरी रिस्की, बट यू मस्ट ट्राई टू डीपली थिंक। जो हम सोचते नहीं, हम टाइम नहीं देते कि इसमें से कितना अमाउंट है, 10%, 20%, 30%, 40%, मे बी हाफ, जो मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो अमाउंट को ग्रेजुअली स्टैगर्ड वे में इक्विटी में लगाइए। और अगर आपका फंड बड़ा साइज है, आप कवर्ड कॉल ऑप्शन अपने यू कैन आस्क योर फैमिली ऑफिस to do that for you to enhance the returns while lowering the risk. So this is something very important. And second was market emotion. आपके पास हमेशा to feel good factor अगर है रहेगा, feel good factor, अगर पैसा कुछ साइड पे होगा, मैं उसको मार्केट गिरी किसी भी टाइम उसको डाल सकता हूँ, you will always be confident and you will be able to create higher returns, क्योंकि आप बॉटम के ऊपर पिक कर रहे हो स्टॉक को, जिसके अंदर हमारा कैगर फिर 12-15 नहीं रहता, वो 20-25% की तरफ भी जा सकता है। पर उसके लिए आपको ग्रीडी कम होना पड़ेगा, फेयरफुल होना पड़ेगा। और ग्रीडी तभी होना है जब पूरी दुनिया कह रही है दिस इज़ द रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट, मार्केट क्रैश कर रही है, तब आपको स्टैगर्ड वे में बिना दुनिया को सुने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना है, बिकॉज
सस्ती चीज़ जब मिल रही है, आधे रेट पे, डिस्काउंट पे मिल रही है, तभी हमें ज़्यादा लेना चाहिए. सो अंडरस्टैंड योर इमोशन, अंडरस्टैंड मार्केट्स इमोशंस, और तब हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं. नहीं तो टाइमिंग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो आई वुड वांट टू टाइम व्हेन ऑल द चिप्स आर डाउन, व्हेन एवरीबडी इज सेइंग, जैसे कोविड में एग्जांपल मिला बहुत खराब है, पर उसके लिए कुछ पैसा अलग से रखिए. अगर आपने 20% इक्विटी में डाला है, मे बी आप उस टाइम पे 50% एक्सपोजर, 60% एक्सपोजर इक्विटी में डाल सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन के अंदर आपको 2-3-4 साल के अंदर वो एक्चुअली कैगर में आपके बहुत ऐड कर देगा. एक राउंड ऑफ अप्लॉज विनीत जी के लिए. थैंक यू गाइस. बहुत. वैसे मैं आप एक बात को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने अपना फंड चालू किया इस नए कॉन्सेप्ट पे. इंडिया में आई डोंट थिंक सो एनी फंड इज़ देयर. और साथ में आपने एक आम आदमी को जो शायद आपके फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए एएफ में, राइट, HNIs तो पार्टिसिपेट कर ले आराम से, क्योंकि आप तो खुद सोच समझ के काम करते हैं. HNIs मैं कौन होता हूँ बोलने वाले, आपको दिख रहा है और आप खुद ही कर लेंगे अगर आपको करना होगा तो. बट एक आम आदमी को भी आपने डायरेक्शन दे दिया विदाउट एनी मोटिव कि वो शायद आपके फंड में पैसा डाल दे, क्योंकि फंड में तो डाल ही नहीं सकते वो आपके. सो आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर द एफर्ट ऑफ एजुकेटिंग. So yes, so our take for or you know what we want to give to the common man is कि equity से पैसा create होता है, delayed gratification से compounding काम करती है. कुछ portion जरूर अपनी next generations के लिए डालिए, because the longer the period, the bigger the effect of compounding. और ये हर आदमी कर सकता है. डोंट थिंक कि 500 रुपीज इज स्मॉल. प्लीज पुट इन द मार्केट. बट जब मार्केट क्रैश हो, जब आसपास लोग कोई पैसा नहीं लगा रहे, तब जरूर पैसे को वो 500 की जगह 1000 या 10,000, अगर आप जितना कर सकते हैं उस टाइम पे पैसा बढ़ाइए. नॉट एट द पीक, जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं बहुत पैसा बनेगा. सो दिस इज प्रॉबली ए रॉन्ग टाइम. बट वेन एवर एवरीबडी सेइंग कि पैसा बन ही नहीं रहा, बहुत नुकसान हो रहा है, दैट वुड बी अ ग्रेट टाइम टू पुट मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट. वाह, मज़ा आया दोस्तों. आई होप यू लर्नड. एंड अगर आपने सीखा होगा, इससे सीखा ही होगा और लास्ट तक रुके हैं तो डेफिनेटली सीखा होगा. तो कमेंट लिखिए और मैं इनको फॉरवर्ड करूंगा कमेंट. आप वैसे यूट्यूब में तो है नहीं, या वी डोंट हैव अ चैनल. कोई बात नहीं है, छोड़िए, मैं हूँ आपके बिहाफ में. तो मैं इनको कमेंट इनका दे दूंगा, आप अगर अच्छा कमेंट लिखेंगे. ऑलराइट, चलिए, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड बस ऐसे लाइक करते रहिए एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. स्पेशली आपकी जान पहचान में कोई HNI हो ना, जिनके पास करोड़ रुपए से ज़्यादा है देने के लिए, तो ये वीडियो दीजिएगा उनको, उनके बहुत काम आएगा. आपको थैंक यू बोलेंगे वो. इवन द कॉमन इन्वेस्टर को तो जाएगा ही. वो तो गिवन है. हमारे जो लर्नर्स हैं वो बहुत सीरियस हैं, तो वो हमेशा फॉरवर्ड करते हैं. लॉन्ग रन में हमारा एम है कि हम सेबी को दिखा सकें कि स्पेकुलेशन या डेरिवेटिव्स कैन आल्सो बी यूज्ड नॉट टू स्पेकुलेट, बट एनहांस रिटर्न्स एंड लोअर रिस्क. तो हम चाहते हैं वो कॉमन आदमी को भी लॉन्ग रन के अंदर इसमें आने का मौका दे, म्यूचुअल फंड को अलाउ करे. म्यूचुअल फंड के पास ओनली 15% की ऑप्शन है. दे कैन नॉट राइट कॉल ऑप्शन मोर देन 15% ऑफ द पोर्टफोलियो. सो इफ दे अलाउ दिस टू म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी एक्चुअली द कॉमन मैन, the small investor can also reap these good returns. पर आपका रिटर्न कम हो जाएगा सर. कुछ नहीं होता. हम लॉन्ग रन के अंदर हम चाहते हैं कि people should benefit. चलिए, गुड. ये तो हमारी सोच वाले निकले. हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आप अच्छा रिटर्न जनरेट करें. चलिए दोस्तों, थैंक यू. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जय हिंद. थैंक यू सो मच. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.